अब महेश जी, हमारी 10 साल की उपलब्धि ये है, अगर आप नटसेल में पूछो तो उस पिछड़ेपन को पीछे छोड़ के अब हम हरियाणा का प्रवेश द्वार बन गए हैं। पानी खोदते हैं तो 250-300 मीटर फुट पे पानी आ जाता है और लगभग महेंद्र जिले के 250 गांव ऐसे हैं जो रिचार्ज जिनकी अर्थव्यवस्था बदली है। हरियाणा एक ऐसा अकेला शायद प्रांत है सारे देश में जो 14 फसलों को एमएसपी पे खरीदा। सतलुज यमुना का लिंक था वो जो सतलुज सिस्टम है उससे यमुना सिस्टम जुड़ जाता था तो बहुत बढ़िया था। तो ये पॉलिटिकल रीजन से ही रह रहा, क्योंकि हमारे जोड़ सूखे पड़े रहते थे सारे। अब तो क्षेत्र के सारे जोड़ लबालब भरे हैं, तो नदियों का बेड जो है उसका भी थोड़ा स्लो चलता है लेकिन काफ़ी लंबा इम्पैक्ट जाता है। और मैं ये मानता हूँ कि जिस दिन ये मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब ये अपने पूरे स्वरूप में आ गया, मैं जी मेरी आज की बात को रिकॉर्ड कर लेना, उसके बाद में यहाँ इंडस्ट्री की लाइन लगी, ये जिला बहुत इंडस्ट्रियली विकसित जिला बनेगा। अगली टर्म जैसे जनता के सहयोग से मुझे मिलती है तो मेरा प्रयास ये रहेगा कि जिले को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाए। मतलब ये इस बात को ये तो आप नहीं कह सकते कि किसी नेगेटिव कारण की वजह से मैं नेगेटिव में तो आपसे जानना चाहता हूँ। मैं भी यही बता रहा हूँ ना आपको कि उनको वहाँ केंद्र सरकार में बहुत बड़ी असाइनमेंट उनको मिला है, तो उनको वहाँ इस्तेमाल करना था उनके प्रतिभा को, तो इसलिए यहाँ बदल दिया गया। यहाँ भी उन लगभग वैसा ही बढ़िया मुख्यमंत्री यहाँ दिया गया। स्वामी रामदेव जी ने मेरी मदद की और उनकी मदद से मुझे फाइनली टिकट मिला। हम संत का इसीलिए जिक्र कर रहे थे। हाँ, तो मैं उसको छुपाने की बात में आज भी उनके प्रति मेरी इतनी ही श्रद्धा है। ने जो मेरा विजन था उस विजन को धरती पे साकार रूप देने में माननीय मनोहर लाल जी जो थे तत्कालीन मुख्यमंत्री, उनका बहुत बड़ा रोल रहा है। उन्होंने मेरे को एनकरेज किया और मैं जितने भी काम प्रोजेक्ट लेके जाता था उन्होंने हमेशा ही सकारात्मक रुख रहा। हमारे यहाँ भी तो महिलाएं थर्मोस तो इस्तेमाल करने नहीं लगी हैं, या वो स्टील वाली बोतलें भी नहीं ले जाती, अपना मटके में रख के सर पे रख के पानी ले जा रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। आज हम मौजूद हैं नांगल चौधरी विधानसभा क्षेत्र के गांव दोंगली में और हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है। यहां से भाजपा के उम्मीदवार, नांगल चौधरी से भाजपा के उम्मीदवार डॉक्टर अभय सिंह यादव सिंचाई राज्य मंत्री हैं और अभी तीसरी पारी के लिए इनको मैदान में उतारा है भारतीय जनता पार्टी ने। इनके सामने अभी पहलवान कांग्रेस का आया नहीं है। इनका रोड मैप जानते हैं, इनकी अब तक की उपलब्धियां जानते हैं। कांग्रेस भी हिसाब मांग रही है, दूसरे दल भी हिसाब मांग रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 10 साल सत्ता में रही है, इसलिए इनको हिसाब देना है जनता के बीच। इनकी उपलब्धियों पर बात करेंगे, इनके भविष्य के रोड मैप को लेकर के बात करेंगे और आप निश्चिंत रहें, कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जिससे आपका चुनाव हमारी वजह से प्रभावित हो। आपका सबसे पहले तो समय देने के लिए धन्यवाद है। धन्यवाद महेश जी, आप यहाँ आए, आपका स्वागत है और आप हमारे क्षेत्र में आए, इसका एक बार फिर पुनः स्वागत है। दोंगली के लोगों का भी आभार। आप तक पहुँचाने के लिए हमारे साथ एक सज्जन आए थे। तो सीधा शुरुआत करते हैं कि आप तीसरी बार चुनाव मैदान में हैं। जाहिर है मतदाता आपसे सवाल भी करेंगे, पूछेंगे भी कि आपने क्या किया 10 साल का। जो हिसाब देने जाएंगे, आप वोट मांगेंगे तो वोट के बदले में आपको हिसाब देना पड़ेगा। उस संक्षिप्त शब्दों में आपकी बड़ी उपलब्धियां नांगल चौधरी के लिए, और हम चाहेंगे कि आप जो आपका कद है जिसके अनुरूप उस पूरे क्षेत्र के लिए आप अपनी उपलब्धियों को समेटते हुए हमको अपनी बात पूरी करेंगे आप। मैं जी, जहाँ तक सवाल का बात है, मेरा मतदाता जो मेरे क्षेत्र का मतदाता है वो मेरे से बहुत कम सवाल करता है, क्योंकि इस क्षेत्र में जो पिछले 10 साल में परिवर्तन हुए हैं, इस क्षेत्र का जो स्वरूप बदला है वो हर व्यक्ति की नज़र में है, उनके ध्यान में है। आप महेश जी, नांगल चौधरी हलके के बारे में ये कहा जाता था पहले, नांगल चौधरी क्या महेंद्र जिले के बारे में कहते थे कि वे पिछड़ा जिला है, और नांगल चौधरी ब्लॉक महेंद्र जिला का भी सबसे पिछड़ा ब्लॉक माना जाता था। अब महेश जी, हमारी 10 साल की उपलब्धि ये है, अगर आप नटसेल में पूछो तो उस पिछड़ेपन को पीछे छोड़ के अब हम हरियाणा का प्रवेश द्वार बन गए हैं। अग्रणी जिले में शामिल हैं अब आप जयपुर से एक बार एंटर कीजिए नांगल चौधरी में, आपको आभास होगा कि आप किसी दूसरे क्षेत्र में आए हैं, एक ऐसे क्षेत्र में आए हैं जो चारों तरफ विकास नजर आता है। लेकिन एक बात हम सुनते हैं, अगर नितिन गडकरी की सड़कों को निकाल दिया जाए, इनको माइनस कर दिया जाए, टोल रोड्स को निकाल दिया जाए, तब ऐसा सुनने में आता है कि तब उपलब्धियों के नाम पर भाजपा का खाता कमज़ोर रहता है।
ऐसा मैं भी कह रहा हूँ, कांग्रेस भी कह रही है, और आपसे इसका जवाब जानना चाहेंगे। आप हमारी बात को काट दीजिए अगर गलत लग रही हो तो। देखिए, आप नेशनल हाईवे की बात 1 मिनट के लिए जैसा आप कह रहे हो उसको अलग रख लीजिए। इस जिले में पहले कांग्रेस के टाइम में यहाँ हेल्थ मिनिस्टर भी यहाँ के थे। कभी किसी सरकार ने इस जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की बात नहीं सोची। अब यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर ही कोरियावास में मेडिकल कॉलेज बन के तैयार है। 700 करोड़ रुपए सरकार के खर्च हुए। उसका उद्घाटन भी हमें करना था, अचानक आचार संहिता लग गई तो नहीं कर पाए। हम उसको उपलब्धि में मान रहे हैं, सब लोगों को पता है, आपने बनवाया है, सरकार ने बनवाया है। इसके अतिरिक्त एक बहुत बड़ी उपलब्धि इस क्षेत्र की मैं समझता हूँ, जो सबसे बड़ी उपलब्धि है वो है इस क्षेत्र की नहरी जल व्यवस्था में, भूजल में आमूलचूल सुधार। मैं जी, ये इस इंटरव्यू के बाद में आप ज़रा रास्ते में जाते हुए लोगों से पूछते जाइए कि यहाँ इस जहाँ हम बैठे हैं यहाँ भी 700-800 फीट के नीचे पानी होता था। अब पानी खोदते हैं तो 250-300 मीटर फुट पे पानी आ जाता है। और लगभग महेंद्र जिले के 250 गांव ऐसे हैं जो रिचार्ज से जिनकी अर्थव्यवस्था बदली है। अभी आप इधर से निकलिए, डेरोली एस्केप से पानी छोड़ा जाता है। दोहा नदी लगभग 15-20 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करके, और जो कनीना रिवाड़ी रोड है महेंद्र के पास, रिवासी के पास जाती है, उसको पानी क्रॉस कर रहा है। उसके आसपास जितने गांव हैं सबका पानी ऊपर आ गया। इसी तरह कृष्णावती नदी यहाँ बदोपुर के पास राजस्थान बॉर्डर में एंटर करती है। वहाँ से लेके और राता से आगे ये जो गांव हैं गोमला, गोमली, मानपुरा वगैरह, यहाँ तक सारी नदी पानी से जुड़ी हुई है। और इस इलाके में जो पानी की व्यवस्था में परिवर्तन हुआ है वो इलाका मानता भी है और दिखाई भी देता है। हमारे इलाके में खुशहाली आई है। हमारे 2 कारणों से किसान समृद्ध हुआ है। पहला कारण तो ये है कि पानी की व्यवस्था सुधरी तो उत्पादन बढ़ा, और उत्पादन के साथ साथ हमारी सरकार ने जो MSP दी है किसानों को। हरियाणा एक ऐसा अकेला शायद प्रांत है सारे देश में जो 14 फसलों को MSP पे खरीद रहा है। अब तो बढ़ा दी मेरे ख्याल से कुछ नहीं, अब बढ़ाई है हमारी सरकार ने, कुछ बढ़ाई है, और 14 तो हम अब तक खरीदते रहे हैं। और बाजरा जब हम 2014 में जब हमारी सरकार आई तो 1100 रुपये क्विंटल बिक रहा था, अब 2600 रुपये क्विंटल बिक रहा है। इसी तरह सरसों के भाव बढ़े हैं और किसान में समृद्धि आई है। भावांतर का पैसा किसान को घर बैठे मिल रहा है। तो कृषि के क्षेत्र में अटल भूजल योजना के तहत इस जिले में बहुत काम हुए हैं। आपकी पानी की मात्रा बढ़ी, ये भी बात मान लेते हैं। आपका MSP पर फसलें ज़्यादा खरीदी, ये भी बात मान लेते हैं। आपके पास इरिगेशन का दायित्व रहा है, और इससे पहले एक विधायक के रूप में भी आपने पानी को लेकर के, जल प्रबंधन को लेकर के काफ़ी काम किया है। हरियाणा की जो नहर प्रणाली है वो इंटीग्रेटेड है। इंटीग्रेटेड नहर प्रणाली होने के बावजूद जब हम आंकड़े उठा करके देखते हैं तो फतेहाबाद, हिसार, जब मैं आंकड़ा देखता हूँ यहाँ का, तो सबका आंकड़ा 1 लाख हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र जो नहरी पानी से वो मिलता है। जब मैं नारनौल को देखता हूँ, महेंद्रगढ़ को देखता हूँ, रेवाड़ी को देखता हूँ, गुड़गांव को देखता हूँ, 4000 हेक्टेयर, 2000 हेक्टेयर, 3000 हेक्टेयर, जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात है, जो पानी अभी मिल रहा है हमको, वो हमारी सरकार नहीं दे पाई, ऐसा मुझे लग रहा है। आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? देखिए मैं जी, जो आप बात बता रहे हो उसका एक कारण है, उसकी पृष्ठभूमि है। हरियाणा को 2 नहरी सिस्टम से पानी मिलता है। एक भाखड़ा सिस्टम से मिलता है, एक यमुना सिस्टम से मिलता है। हमारा जो महेंद्रगढ़ जिला है, दक्षिण हरियाणा, भिवानी हो, महेंद्रगढ़, गुड़गांव, मेवात, सभी ये मोस्टली इलाका पश्चिमी यमुना नहर से जुड़ा हुआ है। पानी की यमुना में कुछ स्टोरेज है नहीं, इस वजह से जो बारिश में पानी आता है तब तो बहुतायत रहती है, लेकिन सर्दियों में यमुना में पानी का डिस्चार्ज ही बहुत नीचे आ जाता है, तो सर्दियों में पानी हमें नहीं मिलता। भाखड़ा सिस्टम का क्योंकि स्टोरेज है वहाँ सारे साल पानी बराबर मिलता है। और हमारा ये जो जिन जिलों की बात करें, फतेहाबाद, हिसार, सरसा वगैरह की, उन जिलों में ये भाखड़ा मेन लाइन है, ये पानी मेन कैरियर है। हमारी हरियाणा सरकार ने, कांग्रेस सरकार के टाइम ये डिसीजन हुआ था कि ये हांसी बुटाना कैनाल उन्होंने बनाई थी, लेकिन हांसी बुटाना कैनाल का भी कोर्ट की पंजाब गवर्नमेंट, वहाँ एक पुलिस वाला खड़ा रहता है निगरानी के लिए, पंचर वाला जो जगह है वहाँ पर जो नहीं, वो दुर्भाग्यवश पंक्चर नहीं हो पाई, वो इंटरस्टेट पॉलिटिक्स की शिकार हो गई।
नहीं तो ना उसमें कोई पंजाब को नुकसान है ना राजस्थान को नुकसान है। वो अगर SY इसमें हाथी बुटाना नहर में पानी अगर आ जाता तो उसका कुछ हिस्सा इधर भी आना था और वो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए किया था। आपको तो पता है, आप पढ़ते रहते हो डाटा। ये जो 3.50 मिलियन एकड़ फीट पानी जो था, इसमें से 1.9 MAF के लगभग 1.8 हाँ 1.8 से कुछ ज़्यादा है, तो अबाउट 1.9 MAF पानी हमें मिलता है। वो पानी जो है उसको हम जो अगर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूट करते, आधा पानी इधर आ जाता तो वहाँ लॉगिंग की प्रॉब्लम, वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम नहीं होती और यहाँ का सूखा कुछ कम होता। लेकिन सूनर लेटर होना है। SYL अगर आ जाती तो वो तो सोने पे सुहागा था। SYL का तो सीधा ही सतलुज यमुना का लिंक था वो जो सतलुज सिस्टम है उससे यमुना सिस्टम जुड़ जाता था तो बहुत बढ़िया था। तो ये पॉलिटिकल रीजन से ही रह रहा है। लेकिन फिर भी हमने जो किया है, हमने जो बारिश में जो पानी फालतू आता है हमें अवेलेबल रहता है, हमने उस पानी का सदुपयोग किया है। चलिए, आपकी उपलब्धियों में आपने मेडिकल कॉलेज बताया, सड़कों की बात बताई, पानी की मात्रा बढ़ी, यहाँ का भूजल स्तर बढ़ा और सड़कों का आप जो इंटरनल सड़कों की बात कर रहे हैं वो भी बढ़ा। हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि कोई ऐसा एवरेज डेटा आपके पास है कि पानी का जो जल स्तर, भूजल स्तर पहले कितना था और आपकी सत्ता आने के बाद जो है पानी का जो लेवल है, वाटर लेवल है ग्राउंड वाटर का, वो कितना जो है इंक्रीज हो पाया? देखिए, ये बिल्कुल सभी गाँव में समान रूप से इम्प्रूव नहीं हुआ है। जो नदी के आसपास के गांव हैं, नदी में जहां पानी छोड़ा गया है, आसपास के गांव, उसमें तो बहुत सुधार हुआ है। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, महरमपुर, बापडोली वगैरह गांव है, या इधर भाखरी है, आपका हमीदपुर है, खटोटी कलां है। इन गाँवों में जहाँ नहर का पानी भरा हुआ है, पानी इसमें नदी में, उन गाँवों में तो बहुत सुधार है। भाखरी और ये खटोटी वगैरह हमीदपुर गाँव है, यहाँ तो हो सकता है 200 फीट से भी ऊपर वाटर टेबल आ गई। जहाँ थोड़ा सा दूर है वहाँ थोड़ा सा कम इम्प्रूव हुआ है। लेकिन क्योंकि हमारे जोड़ सूखे पड़े रहते थे सारे, अब तो क्षेत्र के सारे जोड़ लबालब भरे हैं, तो नदियों का बेड जो है उसका भी थोड़ा स्लो चलता है, लेकिन काफ़ी लंबा इम्पैक्ट जाता है, बहुत दूर तक का इलाका रिचार्ज हुआ है। चलिए, आप अपनी उपलब्धियां मुझे बता सकते हैं। कभी ये नहीं है कि महेश जी नांगल चौधरी आए थे और मेरी जो बातें अधूरी रह गई। आप जो उपलब्धियां आपकी बता सकते हैं। देखिए महेश जी, अगर उपलब्धियों की बात करो ना, हमने, हमारी सरकार ने एक प्रयास किया है कि इस जिले की राजनीति को विकास की राजनीति बनाने का प्रयत्न किया है और एक इस तरह की राजनीति की शुरुआत हमने करने की कोशिश की है कि क्षेत्र की राजनीति हमेशा विकास के मुद्दे पर ही निर्भर करे, उस पर आधारित हो। पानी का मुद्दा एक हो गया, मेडिकल कॉलेज का एक हुआ, रोड्स का जो इंटरनल रोड्स हैं जो एक गांव से दूसरे गांव जोड़ने वाले, वो जिले में कई सौ रोड बने हैं। इसके साथ जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात है, हमारा ये ज़िला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए बहुत आइडियली लोकेटेड है। नेशनल कैपिटल से हम मात्र 130-135 किलोमीटर की दूरी पे हैं। हमारे पास नेशनल हाईवे के, अब भारत सरकार के सहयोग से, माननीय गडकरी जी की विजन से, ये 3 नेशनल हाईवे हमारे ज़िले को टच करने लगे हैं। रेलवे का फ्रेट कॉरिडोर, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल फ्रेट कॉरिडोर है। ये रेलवे का फ्रेट कॉरिडोर हमारे ज़िले के बीच बीच जा रहा है। 1200 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन पे हमारे यहाँ इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब बन रहा है। ये सारी सुविधाएं ऐसी हैं हमारे यहाँ। फिर स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों तरह की मैन पावर हमारे पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। हमारे पास NCR में सबसे, आज भी NCR में सबसे कम रेट पे हमारे पास ज़मीन उपलब्ध है। तो हमारे ज़िले में इंडस्ट्री के हिसाब से सारी चीज़ें उपलब्ध हैं और मैं ये मानता हूँ कि जिस दिन ये मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब ये अपने पूरे स्वरूप में आ गया, मैं जी मेरी आज की बात को रिकॉर्ड कर लेना, उसके बाद में यहाँ इंडस्ट्री की लाइन लगी, ये ज़िला बहुत इंडस्ट्रियली विकसित ज़िला बनेगा। लेकिन एक बात तो उठती है, IMT का IMT का शिलान्यास की बहुत समय गुजर गया है, अभी तक वो धरातल पर नजर नहीं आया। डिले तो है कहीं ना कहीं। महेश जी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक आइसोलेटेड डेवलपमेंट नहीं है। पूरे ज़िले में सारे फैक्टर्स जब मिलते हैं तो वो विकसित होते हैं। ये जो प्रोजेक्ट था मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब का, ये प्रोजेक्ट हमारा अनफॉर्चुनेटली उलझ गया और अब उस पर वो हाई कोर्ट में मेरी सूचना के मुताबिक फाइनल आर्गूमेंट्स कंक्लूड हो गए हैं
और वो जजमेंट आएगा, और अगर ये मामला रिजॉल्व हो जाता है तो एक्सटर्नल डेवलपमेंट इसका पूरा हो गया है। यहाँ डाबला से अलग रेल की लाइन बिछ गई है, इस पर लॉजिस्टिक हब के अंदर तक पहुँचा दी गई है। स्पेशल लाइन डेरोली एयर से 220 kV की आ चुकी है। नहर का पीने के लिए पानी, कच्चा पानी नहर का लगभग 7 क्यूसेक की पाइपलाइन वहाँ तक पहुँच गई है। 4 लेनिंग का रोड नेशनल हाईवे ने मल्टीपल लॉजिस्टिक हब तक बना दिया है। तो एक्सटर्नल डेवलपमेंट ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अब इंटरनल जो रेलवे की लाइंस बिछानी है उसके लिए भी लगभग 125 करोड़ रुपए का टेंडर अभी इन दोनों में खुलने वाला था, आजकल में ही, तो वो भी तैयार हो जाएगा, उसकी भी हो जाएगी। तो ये सिर्फ ये लैंड वाला इशू जो छोटा सा बचा हुआ, अगर ये रिजॉल्व हो गया तो इसका डेवलपमेंट मेरे ख्याल से अगले 2-3 साल में ये काफ़ी एडवांस स्टेज पे चला जाएगा। और मैं इससे बड़ी उम्मीद है कि क्षेत्र के युवाओं को रोज़गार मिलेगा। और लगभग मेरा अपना अंदाजा है कि इनिशियली भी जब स्टार्ट हो जाएगा तो हज़ारों बच्चों को यहाँ रोज़गार मिलेगा। अभय सिंह जी, अगर आपको तीसरी पारी मिलती है, जनता आपका साथ देती है, तीसरी पारी के लिए आपका क्या रोड मैप होगा? नांगल चौधरी के लिए, इस क्षेत्र के लिए, इस दक्षिण हरियाणा के लिए क्या रोड मैप होगा? क्या विजन है आपका कि मेरे ये सपने अधूरे हैं, अभी मैं इनको पूरा करना चाहता हूँ? मैं जी जो एकमात्र जो काम अब मुझे नज़र आ रहा है वो इस ज़िले को इंडस्ट्री की दिशा में आगे बढ़ाना है, क्योंकि युवाओं में बेरोज़गारी बढ़ रही है। ये जो हर व्यक्ति को तो सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। हमारी सरकार ने हालांकि इस ज़िले के बच्चों को एवरेज आप ज़िले में सर्वे करके देख लीजिए, जो अगर हम हमारे 10 साल को उससे पिछले 10 साल से कंपैरिजन करें, उसके 10 गुना ज़्यादा सरकारी नौकरियां इस क्षेत्र में मिली हैं नवयुवकों को। लेकिन फिर भी रोज़गार के इसको आधार को मजबूत करने के लिए उद्योग का डेवलप होना इस ज़िले में बहुत ज़रूरी है। और हमारे पास सारी अनुकूल परिस्थितियां हैं। और मेरा तो अपना मानना है कि अगली टर्म जैसे जनता के सहयोग से मुझे मिलती है तो मेरा प्रयास ये रहेगा कि ज़िले को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाए। डॉक्टर अभय सिंह जी, जिस आदमी ने नौकरियां, आप बता रहे हैं 10 गुना नौकरियां दी है, भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी उपलब्धि बिना खर्ची पर्ची की प्रचारित बहुत हुई, उसी आदमी को क्यों चुनाव से कुछ समय पहले बदल दिया गया जिसके नाम इतनी बड़ी उपलब्धि थी नौकरियां देने की? देखिए महेश जी, राजनीति में हर बात का मतलब नहीं निकलता। राजनीति में बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसको पार्टी हाईकमांड देख के, कुछ हो सकता है उनका उपयोग जहां उनको अब किया जा रहा है वहां यहाँ से ज़्यादा ज़रूरी समझाओ इसलिए ले गए हों। मतलब ये इस बात को ये तो आप नहीं कह सकते कि किसी नेगेटिव कारण की वजह से मुख्यमंत्री। मैं नेगेटिव में तो आपसे जानना चाह रहा हूं। मैं भी यही बता रहा हूँ ना आपको कि उनको वहाँ केंद्र सरकार में बहुत बड़ी असाइनमेंट उनको मिला है, तो उनको वहाँ इस्तेमाल करना था उनके प्रतिभा को, तो इसलिए यहाँ बदल दिया गया। यहाँ भी उन लगभग वैसा ही बढ़िया मुख्यमंत्री यहाँ दिया गया। अभय सिंह जी, आपके बारे में जानना चाहेंगे, आपकी राजनीतिक पारी की शुरुआत कैसे हुई और आपसे जो IAS का जो आपका बनना हुआ उस सफ़रनामे के बारे में जानेंगे। थोड़ा सा अपने व्यक्तिगत सफ़रनामे के बारे में बता दीजिए हमारे दर्शकों को। मैं जी व्यक्तिगत मेरी बड़ी साधारण सी पृष्ठभूमि है। मैं यहाँ से जहाँ हम बैठे हैं यहाँ से मात्र 5 किलोमीटर दूर एक ढाणी है, ढाणी मामराज, वहाँ मेरा वो जन्म स्थान भी है और मेरा वहीं से निवास स्थान भी वहीं है। और बचपन में क्योंकि पिताजी की डेथ बहुत अर्ली एज में हो गई थी, मैं 1 महीने का था तब मेरे फादर की डेथ हो गई थी, तो माँ हमारी जो है उन्हीं के साथ अपने खेतों में खेत खलियान का काम करते करते और बड़े हुए। यहाँ से नारनौल गवर्नमेंट कॉलेज से इंग्लिश ऑनर्स किया, MA इंग्लिश किया कुरुक्षेत्रा से, यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज में लेक्चर रहे 6 साल, फिर स्टेट सर्विसेज में चले गए, फिर प्रमोट हो गए IAS में। फिर दिल में आया कि इलाके के लिए पॉलिटिकल फील्ड में कुछ इलाके के लिए काम, तो रिजाइन कर दिया, तो VRS ले लिया। लगभग 2 साल से भी कम पीरियड था। उसके बाद में आते ही क्षेत्र की जनता ने, मैं सबसे बड़ा उपकार तो क्षेत्र की जनता का ये मानता हूँ कि मेरे जैसे अनजान आदमी को आते ही उन्होंने स्वीकार कर लिया और मेरे को MLA बना दिया। और एक इतना बड़ा एहसान मेरे ऊपर है, मैं उसी एहसान बोध पर पिछले 10 साल से काम कर रहा हूँ। और मैंने अपनी आत्मा से क्षेत्र के साथ जुड़ा हूँ और आत्मा से क्षेत्र के लिए काम किया है। और मुझे अब जो प्यार क्षेत्र के लोगों से मिल रहा है, जो जुड़ाव मिल रहा है, मैं समझता हूँ कि ये बहुत कम लोगों को मिलता है जितना प्यार मुझे मिल रहा है यहाँ से।
राजनीति में हर किसी का गॉडफादर होता है, कुछ लोग सीधे डायरेक्ट आते हैं, किसी को किसी की कृपा मिलती है। आपको राजनीति में स्थापित करने में किसी संत का, किसी राजनेता का कोई योगदान जो आप बताना चाहें या छुपाना भी चाहें तो छुपा सकते हैं? देखिए महेश जी, ये छुपाने की कोई बात नहीं है। शुरुआत में जहाँ तक टिकट की बात है, स्वामी रामदेव जी ने मेरी मदद की और उनकी मदद से मुझे फाइनली टिकट मिला। हम संत का इसीलिए जिक्र कर रहे थे। हाँ, तो मैं उसको छुपाने की बात में आज भी उनके प्रति मेरी इतनी ही श्रद्धा है। और उसके बाद में जहाँ तक स्थापित करने की बात है, मैं समझता हूँ कि अगर इस बात को दूसरे मतलब आप उसको स्थापित करने की सेंस में लेते हैं, तो मैं समझता हूँ कि मैंने जो मेरा विज़न था, उस विज़न को धरती पे साकार रूप देने में माननीय मनोहर लाल जी जो थे तत्कालीन मुख्यमंत्री, उनका बहुत बड़ा रोल रहा है। उन्होंने मेरे को एनकरेज किया और मैं जितने भी काम प्रोजेक्ट लेके जाता था, उन्होंने हमेशा ही सकारात्मक रुख रहा और इसलिए इस इलाके में एक के बाद में अनेक प्रोजेक्ट आए। अभी आप थोड़े दिन में देखना, डोसी की पहाड़ी में रोपवे बनने वाला है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी बना रही है। लेकिन मोटिवेशन मैंने एक बार उनसे जिक्र किया था और वो मेरी एक रिक्वेस्ट पे डोसी की पहाड़ी पे ऊपर हेलीपैड बना के वहाँ वो आए, देखा और मेरे को उनका गो हेड इसको करवाओ, और अब वो साकार रूप लेने जा रहा है। अभी हम समापन की ओर बढ़ रहे हैं। हम थोड़ा सा ये जानना चाह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को कहा जाता है ए पार्टी विद डिफरेंस, लेकिन 67 की जो सूची आई है, सूची आने के बाद में त्याग पत्रों की झड़ी लग रही है। एक ऐसी पार्टी जिसके प्रति जो उसका सिपाही समर्पित भाव से बोलता है, उसमें त्याग पत्रों की झड़ी क्या संकेत दे रही है, क्या कहना चाहेंगे? बस ये मेरा अंतिम सवाल है। मैं समझता हूँ कि अगर ह्यूमन नेचर को थोड़ा सा आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, ये कोई असामान्य बात नहीं है। 2019 और 14 में नहीं हुआ, इसलिए मुझे पूछना पड़ रहा है। मैं जी ऐसा है कि आदमी की जो उम्मीद होती है ना, जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं, अपेक्षाएं होती हैं, अपेक्षाओं से जब बहुत नीचे उपलब्धि आ जाए तो थोड़ी सी निराशा तो होती है। एक जिज्ञासा मन में थी, रास्ते में आया, वो स्वाभाविक ही है जी, आपकी स्वाभाविक मान लेते हैं। एक जिज्ञासा मन में थी, मैं सोच रहा था नांगल चौधरी में घुसूंगा तो मटके के बोझ से मुक्ति वाला क्षेत्र मिलेगा। मुझे कुछ महिलाएं मिली, सिर पर मटका लेकर के जा रही थी, ये मेरे समझ में नहीं आया। मेरे देखने का फर्क है, किसी और काम से मटका ले जा रही थी, मुझे नहीं पता है। जो मैं जी हमारे क्षेत्र में की बड़ी मेहनती महिलाएं हैं। अब मान लो खेत में काम करने जा रही हैं तो पानी अपना साथ ले जाती हैं। हमारे यहाँ भी तो महिलाएं थर्मोस तो इस्तेमाल करने नहीं लगी हैं, या वो स्टील वाली बोतलें भी नहीं ले जाती, अपना मटके में रख के सर पे रख के पानी ले जा रहे होंगे, उसमें कोई बात नहीं है। आपने डॉक्टर अभय सिंह की बातें सुनी, बहुत सकारात्मक दृष्टिकोण से इन्होंने अपने काम भी बताए, अपना हिसाब भी दिया। आपने एनजेपी हरियाणा को समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अभय सिंह जी।